करूँ। प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विभिन्न शाखाओं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं ऑटोमोबाइल के समस्त छात्रों का मैं गांधी पॉलिटेक्निक परिवार संस्था में और परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी की छत्र छाया में महात्मा गांधी जी के नाम से सुशोभित इस संस्था में आज के अपने टीम शॉप के संबंध में दी जाने वाली कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हेलो सभी छात्र और छात्राएं, आप सभी इस महामारी के दौर में अपने अपने घर और परिवार में सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। विगत 2 वर्षों से हमारा देश इस महामारी को झेल रहा है। उसके संबंध में आप सभी से मेरा शुरुआती अनुरोध यही कि आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, मास्क का नियमित पालन, मास्क नियमित पहने और 2 गज की दूरी का डिस्टेंस पालन करने का और कराने का जिम्मेवारी एक तकनीकी छात्र होने के नाते हम सभी की अहम जिम्मेवारी बन जाती है। तो पहले तो हम पॉलिटेक्निक के छात्र होने के नाते अदर स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करने वालों से हमारी जिम्मेवारी इसलिए अलग हो जाती है कि हम 3 वर्ष का शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य ग्रहण करके आम उपभोक्ता की डेली रोजाना की दिनचर्या में उपयोग होने वाली और आवश्यकता की पूर्ति के लिए साजो सामान बनाने का जिम्मेवारी हमारी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और आगे संबंधित सभी मशीनों का निर्माण करना, मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर्स और उनकी आवश्यकता, विभिन्न प्रकार की अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें और उनके इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यकता अनुसार उनकी डिमांड के अनुसार भी बनाने का जिम्मा, और किसान के कृषि के क्षेत्र के, चाहे वो एक ट्रैक्टर हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो थ्रेसर हो, सभी प्रकार की जो है आवश्यकता पूर्ति कराने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर का होता है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैकेनिकल इंजीनियर की है। तो हम आज अपनी उसी उपयोगिता को समझते हुए अपने आप को 3 साल के प्रशिक्षण में एक सक्षम इंजीनियर बनने हेतु अपना शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य अगर सही क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें एक दिन जूनियर इंजीनियर के नाम से सही साबित हो जाएगी। तो हम पहले अपने आप को पहचाने कि पॉलिटेक्निक की क्या परिभाषा है, इसके क्या मायने हैं। यानी कि पॉलिटेक्निक वह एक तकनीकी संस्थान है जहाँ पर छात्रों और छात्राओं को विभिन्न प्रकार की विशेष तकनीकी अपनाकर इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों का निर्माण किया जाता है, करने की शिक्षा दी जाती है। टेक्निक अपने आप में किसी कार्य को क्रमबद्ध और सबसे अच्छे ढंग से करने के तरीके को टेक्निक कहा जाता है। टेक्नोलॉजी आज के आधुनिक युग में हमें डिमांड और आवश्यकता के अनुसार कार्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का निर्माण करना पड़ता है जो उस कार्य को करने में सक्षम होती है। तो वो एक टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। इंजीनियर हमें बनना है तो इंजीनियर नाम तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उस इंजीनियर को बनने के लिए हमें कितने प्रकार के जो है ना अपने एफर्ट्स, हमारे गुरुजनों के द्वारा थ्योरिकल रूप में दी गई शिक्षा, टॉपिक के रूप में पढ़ाया गया संक्षिप्त उसके बारे में जानकारी, और फिर उस जानकारी को ग्रहण करके प्रयोगात्मक तौर तरीके से विभिन्न वर्कशॉप की अलग अलग शाखों में आकर वहाँ अपनाई जाने वाली अलग अलग तकनीक को अलग अलग तौर तरीके से कार्यखंड के जॉब के ऊपर उन क्रियाओं को सही और निश्चित ढंग और निश्चित साइज में तैयार करने के लिए हमें इंजीनियर बनने के लिए सबसे अति आवश्यक है। इंजीनियर का कार्य क्षेत्र कि आज तो हम यहाँ एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्य करने का, सीखने का अनुभव प्राप्त करेंगे, और कल हमें जो है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग कारखानों के अंदर जाकर
अपनी अर्जित की गई योग्यता से वहाँ उत्पादन होने वाले सभी साजो सामान, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेज हों, हमारे एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हों, हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कार्य क्षेत्रों के अपनाई जाने वाली मशीनें, वहाँ पर प्रयोग होने वाली मशीनें हों, उनके ऊपर हमें रोज़ाना प्रत्येक दिन अपनी एफिशिएंसी सिर्फ 2 हाथों की न मानते हुए अपनी एक संगठित टीम के द्वारा उसके जो है, अगर हमारी टीम में 4 आदमी हैं तो एक इंजीनियर के 4 नहीं 8 हाथ हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक कैलकुलेशन में वहाँ पर हमें उत्पादन करके उस इंडस्ट्री को रोज़ाना दिन प्रतिदिन प्रगति के लिए अग्रसर होने का कार्य करना पड़ता है। अब हम आ जाएं अपनी कॉलेज स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर के अंदर फिटिंग सोप में हमारी विभिन्न सोपों के द्वारा तैयार किए गए पैटर्न मेकिंग सोप में, फाउंड्री सोप में और मशीन सोप में विभिन्न प्रकार के कार्यखंड के टुकड़ों के ऊपर की गई मशीनिंग प्रक्रियाओं के बाद जब उन सभी पार्ट पुर्जों को इकट्ठे कर एक असेंबली का रूप धारण करके एक असेंबली के रूप में उन सब पार्ट पुर्जों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, तो वो असेंबली कहलाता है। और असेंबल करके हम उसको एक साधन, उसको एक आर्टिकल, उसको एक मशीन का रूप दे देते हैं। चाहे वो हमारा एक डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल होने वाला पंखा हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 2 व्हीलर के रूप में हमारी स्कूटी मोटरसाइकिल हो, और या हमारे मशीन शॉप के अंदर अपनी लेथ मशीन के ऊपर कार्य करके विभिन्न प्रकार के छोटे पार्ट पुर्जे बनाने का कार्य। तो हम उस लेथ मशीन का भी निर्माण खुद इंजीनियर ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है, जो कि एक मशीनों की मदर यानी कि जननी कही जाती है। उसके ऊपर हम अन्य मशीनों के भी कुछ कार्य, कुछ अटैचमेंट लगाकर कर सकते हैं। ये संक्षिप्त परिचय हमारा कि हम फिटिंग शॉप में वे सारे पार्ट पुर्जे उनका बनाने के बाद साइज और डिज़ाइन के अनुसार उनका परीक्षण करके आपस में जब जोड़ने का कार्य करते हैं, तो हमें सबसे पहले अगर कोई कार्य करना होता है तो वो होता है हमारा मेजरमेंट किसी भी कार्य क्षेत्र में करने के लिए, चाहे वो एक किसान का खेत हो, चाहे डॉक्टर का एक पेशेंट हो, तो वो सबसे पहले हमें नाप तोल, यानी कि डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट का एक तरह से टेम्परेचर। तो छात्रों, हम किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर जब कभी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस कार्यखंड के ऊपर मेजरिंग और मार्किंग टूल्स की आवश्यकता होती है। मेजरिंग यानी कि मापने वाले और मार्किंग मीन्स चिन्हित करने वाले। चाहे हमारे किसान का खेत हो कि वो अपने खेत की जुताई करता है तो उसको एरिया को डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी जुताई कर लेता है। डॉक्टर्स हों तो वो अपने पेशेंट का मेज़रमेंट मीन्स परीक्षण करना, नाप तोल करना, किसका टेम्परेचर, उसके हार्ट बीट्स और उसके स्टेगोमीटर के द्वारा श्वास प्रक्रिया को चेक करके जब वो अपना ट्रीटमेंट देता है। इंजीनियरिंग के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इंजीनियर को मेज़रमेंट जो हमारी एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड में अपनाई जाती है, तो मीटर की सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर के ज्ञान से लेकर हमें स्टील स्केल के ऊपर हमारे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट में हमारी डायमेंशंस डिवाइड होती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम मेज़रमेंट को 2 प्रकार से चेक करते हैं। एक हमारी है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरी है हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कब और कहाँ किस टूलों के द्वारा की जाती है, उसमें हमारे साधारण कैलिपर्स जिनको हम आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और वुड लेग कैलिपर के नाम से जानते हैं। वुड लेग कैलिपर जैसे कि हम उनको चित्र के अनुसार, उनकी आकृति के अनुसार पहचानेंगे, उसके 2 नाम जेनी कैलिपर और हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहे गए हैं। यानी कि वे कार्यखंड के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई माप तो लेते हैं, लेकिन उसका मेज़रमेंट का डिटेल्स बताने में इसलिए सक्षम नहीं है कि उनके ऊपर कोई स्केल निर्धारित नहीं होता है। अतः हमें अपने जो मेजरिंग स्केल है, स्टील स्केल, उसके ऊपर
हमें उस आउटसाइड माइक्रो कैलिपर या इनसाइड कैलिपर को ले जाना होता है और तब हम स्टील स्केल सहायता से उस मेजरमेंट को बता पाते हैं कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर या पॉइंटों में भी हमें कोई एक्सप्लेन करना हो तो हम 0.5 की सूक्ष्म माप तक स्टील स्केल के द्वारा लेते हैं। उसके बाद हमारे मेजरमेंट में सूक्ष्म मापी यंत्र आ जाते हैं जिनको हम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के रूप में जानते हैं। उनके ऊपर हम 1 मिलीमीटर की सूक्ष्म माप 0.02 मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के ऊपर 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट और परीक्षण कर सकते हैं। तो पहला काम हम दी हुई निश्चित साइज ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार कार्यखंड के टुकड़े को एक रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त लंबी किसी फ्लैट स्क्वायर विभिन्न प्रकार की शेप जैसे मेटल की होती हैं तो वे हमें जाननी होती हैं कि हमें वो प्रयुक्त किया जाने वाला जो पार्ट्स कंपोनेंट्स या सामान बनाना है कि हम उसको किस प्रकार की आकृति के मेटल में से बनाएंगे। तो जैसा कि हम मेटल के बारे में जानेंगे तो मेटल की भी जानकारी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उस सामान को बनाने के लिए कम से कम हमारा उसके ऊपर से मेटल रिमूव करके हमारा सही साइज और आकृति प्राप्त हो जाए। जैसा कि मेटल दो प्रकार का होता है, एक फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में हमारे रॉट आयरन, पिग आयरन और कास्ट आयरन इत्यादि आते हैं। नॉन फेरस में हमारे जिन धातुओं के अंदर किसी प्रकार के भी लोह तत्वों का समावेश नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, वे हमारी नॉन फेरस मेटल धातुओं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर और हमारा पारा इत्यादि भी नॉन फेरस धातुएं, लकड़ी, प्लास्टिक सभी नॉन फेरस धातुओं में गिनी जाती हैं। अतः हम इंजीनियर का सबसे अच्छा कार्य वो है कि वो कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी तकनीक अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, वही एक इंजीनियर की परिभाषा है। तो हम मेज़रमेंट से शुरू करेंगे। तो मेजरिंग टूलों में हमने जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक होते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, दूसरे डायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट में हमारे साधारण कैलिपर्स और डायरेक्ट में हमारे स्टील स्केल, मेजरिंग टेप और हमारे वर्नियर और माइक्रोमीटर इत्यादि। इनका हम चित्रों के माध्यम से दूसरे मेजरिंग टूल जिसमें श्रेणी में हमारे स्टील स्केल, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर इत्यादि आते हैं कि कार्यखंड को हम तुरंत जांच करें और उसकी डायमेंशंस क्लियरली बता सकें। मार्किंग टूल्स, हमने कार्यखंड को माप लिया कि हाँ उसमें से हमारा बनाया जाने वाला साइज और आकृति के अनुसार टुकड़ा बनाया जा सकता, तैयार किया जा सकता है। तो हम मार्किंग क्रिया के तौर पर फिटिंग शो में इस्तेमाल करते हैं स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर और मार्किंग टेबल पर हम ये कार्य करते हैं। तो हम वांछित साइज और आकृति की लाइन करना, लाइन लगाना, चिन्हन करना कार्य हम स्क्राइबर के द्वारा करते हैं। स्क्राइबर और के द्वारा करी गई मार्किंग को हम पंचिंग क्रिया यानी कि पक्का करने का कार्य करते हैं कि जो हमारे सेंटर पंच, डॉट पंच और लेटर और नंबर पंच के द्वारा सीमाएं निर्धारित करने का काम करता है कि हमें इस कार्यखंड के टुकड़े की इस सीमा तक आउटर साइड में मटेरियल रिमूव करना है और किस आंतरिक सीमा तक हमें उसका अंदर से मटेरियल विभिन्न प्रकार के कटिंग टूलों के द्वारा रिमूव करना होता है। तब एक निश्चित साइज और आकृति में हम अपने जॉब को तैयार कर पाते हैं। तो वही जॉब कार्यखंड का टुकड़ा हमारे विभिन्न प्रकार के मशीनों में असेंबल रूप में लगाए गए कार्यों के लिए और फिर उसके द्वारा अपना निर्धारित कार्य करने के लिए फिटमेंट के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तब हम उन पार्ट पुर्जों को इकट्ठा करके चाहे कोई ड्रिल मशीन बनाए, चाहे लेथ मशीन बनाए, चाहे कोई भी किसी प्रकार की भी मशीन का निर्माण करना चाहे। दूसरी प्रक्रिया का नाम है हमारा होल्डिंग और सपोर्टिंग टूल। होल्डिंग और सपोर्टिंग टूल प्रक्रिया में हमें जो हमारे कार्यखंड को पकड़ने और बांधने का कार्य करते हैं उन टूलों को हमें जानना होता है। जैसे कि यहाँ पर होल्डिंग टूल और जो सपोर्टिंग टूल के रूप में बेंच वाइज,
जिसको हम चित्र और आकृति के रूप में जानेंगे। हमारे सी क्लैम्प्स, वी ब्लॉक और सपोर्टिंग टेबल्स और मैग्नेटिक चक इत्यादि हमारे होल्डिंग और सपोर्टिंग टूल्स की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 पे हमारी आवश्यकता पड़ती है कटिंग, चिपिंग और ग्राइंडिंग टूल्स की। यानी कि अब हमने वांछित साइज आकृति का मेजरिंग और मार्किंग पंचिंग क्रिया कर लिया, होल्डिंग करके यानी कि जॉब को हम कटिंग प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। कटिंग, चिपिंग और ग्राइंडिंग टूल्स यानी कि काटना, किसी धातु खंड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा किया जाता है। चिपिंग, उस कार्यखंड के टुकड़े पर वांछित रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल रिमूव करना, चीजल और हैमर के द्वारा की जाने वाली चिपिंग क्रिया के द्वारा दूर करना। और तीसरा हमारी है ग्राइंडिंग, मीन्स फाइलिंग करना। ग्राइंड और फाइल, ग्राइंडिंग मीन्स होता है ग्राइंड व्हील के द्वारा रगड़ना और घिसना, और फाइलिंग होता है रेती के द्वारा बुरादे के रूप में चिप्स को अलग करके वांछित आकृति के अनुसार सही और निश्चित टॉलरेंस के अनुसार साइज प्राप्त करना। नंबर 4 में हमारी आती है फिर प्रक्रिया स्ट्राइकिंग टूल्स, यानी कि जब हम कार्यखंड के टुकड़े को विभिन्न प्रकार की पंचिंग क्रिया या ठोकने पीटने का कार्य करने का हमारा आवश्यकता होती है, तो हम हैमर्स, विभिन्न प्रकार के हैमर्स यानी कि एक तरह से हथौड़े की आवश्यकता होती है, तो जिनको हम मूल रूप से हैंड हैमर और मशीन हैमर यानी कि पावर हैमर के रूप में जानते हैं। हैंड हैमर की श्रेणी में हमारे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्टेक पिन हैमर होते हैं, और पावर हैमर के रूप में हमारे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक हैमर इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैकेनिकल हैमर होते हैं जिनसे हम बाह्य ऊर्जा के द्वारा बड़े जाप कार्यखंड को पीटने रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिसलिनियस टूल्स। मिसलिनियस जैसा कि नाम से ही परिचय है कि विविध औजार। विविध औजार वे श्रेणी के टूल हैं जो हमारे कार्यशाला स्तर पर भी, हमारे ऑफिशियल स्तर पर भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी, और इवन डॉक्टर्स के मेडिकल क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के किसान के क्षेत्र में भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, जिनको हम चाबी स्पैनर्स, प्लास, प्लायर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर और विभिन्न प्रकार के रेंच, पाइप रेंच, स्लाइड रेंच के रूप में जानते हैं, जो कार्यखंड के हमारे नट और बोल्ट बंधक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको खोलने और टाइट करने का कार्य किया जाता है। और नंबर 6 है हमारे मशीन टूल्स। मशीन टूल्स वे विशेष प्रकार के हमारे टूल हैं जो एक ही समय में कार्यखंड को अपने ऊपर होल्ड करके और कार्य करने वाले के हाथों की कंट्रोल के सिस्टम के द्वारा दी जाने वाली फीड और स्पीड मशीन के द्वारा टू कटिंग टूल को अपनाकर उस कार्यखंड के ऊपर से आवश्यकता से अधिक जो हमारा मटेरियल होता है उसको रिमूव कराने का कार्य करते हैं। वे हमारे मशीन टूल हैं, जैसे कि हमारी लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, हमारे स्लोटर मशीन, ये सब हमारे मशीन टूल हैं, न कि मशीन। मशीन अपने आप में एक वो कंप्लीट साधन है जिसको हम एक सीएनसी कंट्रोल रूम, सीएनसी न्यूमेटिक कंट्रोल के द्वारा एक प्रोग्रामिंग फीड करके सिर्फ मेटल उसके अंदर हम प्रवाहित कर देते हैं, और मेटल को वो अपनी दी गई प्रोग्रामिंग के अनुसार उसके सारे प्रोसेस करके जॉब को तैयार अवस्था में बाहर निकालता है। ये हमारी होती है मशीन, चाहे हमारे सीएनसी मशीनें हों, चाहे हमारे डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल होने वाले हमारे टीवी, हमारे अपने फ्रिज, ये सारे उसी श्रेणी में आते हैं कि वो अपना कार्यखंड के अनुसार अपना नियमित तौर तरीके से कार्य करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी इन 6 कैटेगरी के अनुसार हमने एक टूल्स क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसके बारे में हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम इन सभी टूलों को चित्र के माध्यम से उनकी शकल और आकृति के अनुसार पहचानें, उनके साइज की मिनिमम और मैक्सिमम साइज को जानें, ताकि हम कार्यखंड के अनुसार उसी साइज के टूल्स का जो है चयन कर सकें। और तीसरा है उसका मेटल,
कि हम वे टूल, जब हम इंजीनियर हैं तो वे टूल बनाने का भी जिम्मा हमारा ही है, तो हम वे टूल किस धातु के बनाएं ताकि वे लॉन्ग लाइफ रहें और उनमें कम से कम त्रुटियाँ एक तरह से पैदा हों, उत्पन्न हो। ऐसा हमारा एक प्रयास एक सफल इंजीनियर का होना चाहिए। तो आज का मैं ये एक लेसन, एक टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन और टूल के आधार पर आपको समझाया है, मैं आगे आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप इसको बार बार सुनकर इसको याद करने का, अपने माइंड में करने का प्रयास करेंगे। और जैसी भी और कोई इस प्रकार की इसमें त्रुटि आप महसूस करते हैं उसके बारे में आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।